मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले उसको समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि कोई एरिया है, कोई प्लेन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, और इस प्लेन सरफेस को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इसके एक फेज से एंटर कर रहा है और दूसरे फेज से ये बाहर निकल रहा है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन सरफेस जो कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, इसके एक फेज से एंटर कर रहा है और दूसरे फेज से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन सरफेस से पास हो पा रही है, उसका जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन होती है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से, किसी भी एरिया से टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो पा रही है, उसी का मेजरमेंट क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये तो डेफिनेशन है इसकी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है कि इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किन किन चीजों पे वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। पहली चीज जिसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो इस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज है ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया कितना है, अगर इसका एरिया ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो पाएंगी, इसका मतलब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर एरिया ही छोटा है तो इससे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो पाएंगी, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उस एरिया से पास होगा, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तीसरी चीज जो बची वो है एंगल, किस एंगल पे इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जैसे मैंने इसको रखा हुआ है, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होती है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कोई थीटा एंगल बना रहा है फिलहाल। अगर ये थीटा चेंज होगा तो इस प्लेन सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। कैसे, थोड़ा समझना उसको। जैसे मान लो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर लेते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी प्लेन सरफेस को रख रहे हैं। प्लेन सरफेस को हमने पहले ऐसे रखा तो इसका जो एरिया वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में ना, इसलिए एंगल कितना है इनके बीच में, 0 डिग्री है। अब मैंने इसी एरिया को इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया, सेम एरिया है, अब मैंने ऐसे रखा उसको और हमने देखा कि अब जो इसका एरिया वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहा है। कैसे आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब अभी थीटा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप खुद देख के बताओ कौन से केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो पा रही है और कौन से केस में पास नहीं हो पा रही है। फर्स्ट केस में इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पार क्रॉस होके जा पा रही है, इस वाले केस में एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इस केस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, और सेकंड केस में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होगा 0, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर ही नहीं पा रही है, आर पार क्रॉस करके जानी चाहिए। ठीक है, चाहे टेढ़े ही क्रॉस करें लेकिन आर पार क्रॉस कर पाएंगे अगर एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। अब आप खुद बताओ कि थीटा जब 0 होता है तो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और थीटा जब 90 है तो वैल्यू 0 आ रही है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब थीटा 0 डिग्री हो तब तो आंसर आना चाहिए मैक्सिमम, और थीटा जब 90 डिग्री हो तो आंसर आना चाहिए 0। साइन कॉस टेन में से कौन से फंक्शन में ऐसा होता है, कॉस थीटा के अंदर होता है। कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 0 होती है और 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होती है, 1 होती है ना। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई क्या, तीनों चीजों को मिला के एक साथ लिखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 होती है यहाँ पे, इसलिए सिंपल फॉर्मूला बन गया फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी डॉट ए को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा आएगा।
तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला होगा बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। ये अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में काफी जगह हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्लेन सरफेस के लिए बात हो रही है तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर किसी कॉइल की हम बात करेंगे तो कॉइल के अंदर क्या होता है कि एक ही जगह पे आप बहुत सारे टर्न्स बना देते हो, वायर को एक ही एक जगह लपेटते जाते हो, तो उससे क्या बहुत सारे टर्न्स बन जाएंगे उसके अंदर, और हर एक जो टर्न होगा उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो इसके बराबर होगा, बी ए कॉस थीटा या फिर बी डॉट ए के। तो अगर उस कॉइल के अंदर मान लो 100 टर्न्स है और उसके एक टर्न से अगर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है तो उसके जो 100 टर्न्स हैं उनसे टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्न से पास हो रहा है इतना, तो 100 टर्न से कितना होगा? तो 100 टाइम्स ज्यादा होगा ना। हर एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है बी ए कॉस थीटा, दूसरे वाले से भी बी ए कॉस थीटा, ऐसे 100 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के कितना आएगा? 100 इंटू बी ए कॉस थीटा। यानी कि अगर कॉइल में आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो अगर आपको कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? n से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर ए कॉइल। क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको n से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है, n से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा n इंटू बी डॉट ए या फिर n बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में इतनी सी बातें हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्लेन सरफेस हो उससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। जब भी कॉइल की या सोलेनोइड की बात होगी, याद रखना है, जब भी कॉइल की या फिर सोलेनोइड की बात होगी तो हमेशा हमें इस फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल से या सोलेनोइड से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा डेफिनेशन आप याद रखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है। बाकी मैथमेटिकली जब भी कैलकुलेट करेंगे हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। कोई अगर प्लेन सरफेस है या कोई भी कंडक्टर है उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला लगा देना। जब भी कोई कॉइल या सोलेनोइड की बात हो तब आपको फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि n इंटू बी डॉट ए या फिर एन बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, इसमें देख लो, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो पूछो, आसान है एकदम।